वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे, रोटेशन चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर लिया है। ग्रेविटेशन शुरू करेंगे उससे पहले क्यों ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे जाएं कि नीट में कैसे आए हैं, और थोड़ा अच्छे लेवल के पुराने क्वेश्चन थोड़े बच्चे जेई मेंस जैसे हैं तो उनको भी देखिए ध्यान से। तो उससे आपको पता पड़ेगा कि हम किस तरह से हमारी तैयारी है। तो जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे पास प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, ठीक है। और अब आगे इसके बाद ग्रेविटेशन की भी बन जाएगी, तो आप उसको देखिए और उससे आपको फायदा होगा। चलिए बच्चे, हम रोटेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल आपको रहेंगे। चलिए टाइम ना खराब करते हुए सीधे वहीं पहुंचते। तो चलिए बच्चे, आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ये पूरा स्फेयर है, इसका रेडियस आर है, इज कट फ्रॉम ए लार्जर सॉलिड स्फेयर। स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज कट, यानी इस वाले स्फेयर को जिसकी रेडियस आर है, इसका डायमीटर 2r, इज कट फ्रॉम ए लार्जर सॉलिड स्फेयर रेडियस 2r। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फेयर, इस वाले छोटे वाले स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फेयर अबाउट वाई एक्सिस। तो ये इन्होंने क्वेश्चन आसान कर दिया। इसमें हमने, आपको याद है जो वीडियो देखा है, तो उसमें हमने अच्छा क्वेश्चन किया था, हमने सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला था। तो पहले, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मास देख लेते हैं। एम जो है आपके पास मास है बड़े वाले का, मास ऑफ बिग स्फेयर। अब देखते हैं बच्चे छोटे वाले का क्या होगा। इसका रेडियस है 2r। अब स्मॉल स्फेयर है, डिस्क नहीं है, ध्यान रखना। तो स्मॉल स्फेयर, जो स्मॉल स्फेयर है, इसका मास हमें निकालना है। तो आप कैसे करोगे, वॉल्यूम और मास। भाई आपके पास 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब का मास m ले लिया है, तो 4/3 पाई बिग आर क्यूब का मास कितना होगा, तो निकाल सकते हैं या नहीं, बोलो। m अपॉन 4/3 पाई, 4/3 पाई तो सेम ही, आर क्यूब भी ऐसी है तो 8, ठीक है। तो ये आपके पास m/8 आ जाएगा। तो इसका जो मास है ये m/8 है और इसका मास m है। बस यहां तक हो गया। अब रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेशियो स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ, अच्छा, वाई एक्सिस के अबाउट, तो स्मॉलर स्फीयर का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ रेशियो निकालते हैं। स्मॉलर स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई स्मॉल, चलो इसको हमने मान लिया। ये कितना आएगा, तो बच्चे देखो, इस वाले स्फीयर को, छोटे वाले स्फीयर को इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट के अबाउट हो गया। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, आईसीएम प्लस एम इंटू एच स्क्वेयर। तो आईसीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, इसके अबाउट, यहाँ डायमीटर के अबाउट है, 2/5 एम आर स्क्वेयर, आर ये ना रेडियस, प्लस एम, एम कितना है, इसका मास तो देखो m/8 है। इसका मास, यहाँ गलती मत कर देना, इसका मास m/8 है, तो m इंटू एच स्क्वेयर, एच कितना है, ये r है। तो 2/5 m/8, तो m/8 आर स्क्वेयर, तो ये एज इट इज रखते, 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया बच्चे 5 और 2 7, 7m आर स्क्वेयर अपॉन 5 इंटू 8 यानी 40।
ये हो गया छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रहता है द रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद स्मॉलर स्फीयर, ये तो हो गया, टू दैट ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर। अब बचा हुआ जो है, अब सबसे पहले बचे हुए के लिए मैंने बताया था कि टोटल बड़े वाले का बिग वाला माइनस स्मॉल स्कूप्ड वाला पोर्शन। तो आई बिग वाले का फुल जो कंप्लीट वाला है अबाउट वाई एक्सिस, ये है बच्चे 2/5 m इंटू आर, देख लेना कितना है 2r। ये हो गया आपके पास 2/5m, 2×4, ये हो गया आपके पास 8। चलो 8 ही लिख देता तो मैं ज्यादा अच्छा, कोई बात नहीं 8 लिख देते, उसने नहीं लिखा है कि चलो कोई बात है, 4×2 = 8, 8 8m r² / 5। तो बड़े वाले का हो गया, सही है क्या? अब जो छोटे वाले का है वो ये है, ठीक है नहीं, 2/5m। अच्छा, अब आपके पास रिमेनिंग इस पूरे का वाई एक्सिस के अबाउट था, इस पूरे का वाई एक्सिस अबाउट ये है, इसका वाई एक्सिस के अबाउट हमने निकाला हुआ है। तो रिमेनिंग पोर्शन अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 8/5 m r² माइनस ये 7 m r² / 40। ये कितना आ रहा है जरा देखो, 40, और m r² हम बाहर ले लेते हैं, 64 - 7, तो ये हो जाएगा 57, है नहीं, 57 m r² / 40। तो आप देखो बच्चे इसमें 57 एक में ही आ रहा है वैसे, तो वही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो कर लेते हैं एक बार। तो आपके पास छोटे वाले का अपॉन लेफ्ट, आई स्मॉल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई रिमेनिंग। स्मॉल स्क्वायर का कितना है 7/40, और जो बचा कुचा है दैट इज 57/40, 40 से 40 कट गया, आंसर है 7/57। तो मैंने आपको जब मैं वीडियो लेक्चर बना रहा था, आपको मैंने जब वहाँ पे दिखाया था कि एक क्वेश्चन बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा आना तय है कि जिसमें से एक स्कूप्ड पोर्शन निकाल लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रिमेनिंग पोर्शन का पूछेगा या किसी तरह से पूछेगा, तो उसका फंडा क्या है, उसका कंसेप्ट प्रिंसिपल क्या है कि आपको बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट पूछ रहा है, माइनस जो निकाला गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट पूछा गया है, वो निकाला जाता है, उसमें थ्योरम्स लग जाती है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन अच्छा निकला, गुड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका ये हो गया ऑप्शन 1। इसमें अच्छा नीचे क्वेश्चन है क्या, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 1, ये क्या हुआ है? अच्छा, ये क्वेश्चन कहीं रह गया है, ओके कोई बात, तो रहने देते हैं। रह कैसे गया ये, आया था, चलो छोड़ते हैं। क्वेश्चन 3, ए यूनिफॉर्म रॉड, ये भी बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये भी मैंने कराया बच्चा, नोट्स में देखना, अरे जो वीडियो लेक्चर मैंने कराया है उसके अंदर ये क्वेश्चन है। A uniform rod of mass 20 kilogram and length 5 meter leans against a smooth vertical wall. Make an angle 60 degree with it. The other and rests on a rough horizontal floor. The frictional force that the floor exerts on the rod. और ऊपर वाला मैंने यही क्वेश्चन दिया था, आपको याद हो, है ना, सरफेस स्मूथ था, जो वॉल है वो स्मूथ है और नीचे रफ है। सेम क्वेश्चन बच्चे मैंने लिया है, देखो, तो इतना हमें पता रहता है कि भाई क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो, और ये हो गया हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड। अच्छा,
अब क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड लेंथ 5 मीटर, ये 5 मीटर की है, अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, ये स्मूथ है। मेकिंग, अच्छा, स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल 60 डिग्री, अच्छा वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ 30 डिग्री हो गया फिर, क्योंकि 90 है। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द फ्लोर, बस इतना दे रखा है। सबसे पहले आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो बच्चे कहाँ है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, जहाँ पर वेट लग रहा है, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है 20 G। ये बच्चे वॉल की रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर हो जाएगी, NF। ये बच्चे स्लिप करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू स्लिप, तो फ्रिक्शन बच्चे इधर आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर आ जाएगा, ये लग गया फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन वॉल का हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर का हो गया। यहाँ पर बच्चे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका वेट नीचे लग गया, ये mg हो, बस। अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा अब हमने आपको बताया था ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, इसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दो होते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यदि कर रहे हो, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको नोट्स में है, ये मैंने कराया। तो सिग्मा F0, अब x और y दोनों तरफ ले लेंगे, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x की तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ F और n, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल है, बस। वर्टिकल का देखेंगे तो NF, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर, और ये इसका वेट 20 G ये हो गया। ये बच्चे आपके पास ये 5/2 मीटर ये है, 5/2 मीटर ये है। अब ये बच्चे एंड ए है, ये एंड बी है, तो आपको मैंने बताया जितने ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं उसके अबाउट आप टॉक ले लेना। तो अब आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा टाउ अबाउट, ये वाला एंड ए ले लेते हैं, ए, और ये बी एंड है, अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चे ये वाले इसका तो इफेक्ट होगा नहीं, ये इसको कैसे घुमा रहा है, ऐसे, इसका टर्निंग इफेक्ट ऐसे होगा, इसका टर्निंग इफेक्ट बच्चे ऐसे होगा इधर की तरफ, तो दोनों के मोमेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो बच्चे mg के हिसाब से हो गया 20 G इंटू ये वाला, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, और ये हो गया इसका लीवर आर्म, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू cos 30, ये चाहिए ना इधर वाला, ये इसकी वजह से, और उधर हो गया उसका NW इंटू ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, और ये हो गया बच्चे इसका लीवर आर्म। तो इसको लिख सकते हैं आप, ये 5 cos 60 लिख लो, 5 cos 60 लिख देते हैं। तो इसमें आपके पास फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कितना है, NW ही है, तो इसका मतलब 20 G इंटू 5/2 cos 30 हो गया √3/2 इज इक्वल टू NW को हम F लिख सकते हैं इंटू 5 cos 60 हाफ हो गया। इसमें जो कटता है वो 5 से 5 कैंसिल कर देना, 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F जो है बच्चे वो कितना आ रहा है, 20 G इंटू √3। तो आंसर आपके पास, अच्छा, और बाई 2, ये 2 भी आ रहा है नीचे, इसका मतलब ये आ गया 10 G √3, 10 G √3 का मतलब हो गया 100 √3 न्यूटन, ये आंसर आ गया 100 √3 न्यूटन।
करेक्ट है। चलो बच्चा, अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखते हैं। A ball of mass is dropped from a height इतने, the ball hits the ground and rises to a height 10 मीटर, the impulse imparted to the ball during, ये तो क्वेश्चन बच्चे लॉज ऑफ मोशन का हम कर चुके हैं। इम्पल्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे यहाँ पर, है नहीं। ये बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था। चलो आगे। तो ये देखो रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का बच्चे आपको ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो वो उतना ही होगा जितना यदि पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लिया जाए और उस पॉइंट मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे आपके पास देखो कोई भी आपके पास ये डिस्क है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन इसके अबाउट निकालना है, अबाउट टेंजेंट। तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आई सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिस्क का आपके पास पता है ये है mr² / 4 + 1, mr² / 4 डायमीटर के अबाउट है ना, तो 1 + 1/4 5/4, तो 5/4 mr² है। और यदि हम इसको एक पॉइंट मास मान लेते m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, इससे हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेते हैं। m से m कैंसिल हो जाता, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू √5/2 आ जाता। आगे आपको समझ में। चलो अब इसको हटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 किलोग्राम अबाउट xy is 5 meter as shown. The radius of sphere is this, then the value of x is, the radius of gyration of solid sphere of mass 5 kilogram about xy is 5 meter as shown in the figure. The radius of sphere is, अच्छा ये okay, then the value of x is, the radius of gyration of solid sphere of mass 5 kilogram about xy is 5 meter as shown. The radius of sphere is, अच्छा स्फीयर की रेडियस पूछ रहा है, x, अच्छा x पूछ रहा है इसमें, ओके okay. तो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपको कुछ नहीं करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट टेंजेंट कितना होगा, इसके अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर तो पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर देखेंगे तो ये है 2/5 mr²। अब टेंजेंट है तो बच्चे 2/5 + 1 यानी 7/5 mr² इज इक्वल टू m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ये कह रहा है। तो m से तो m की जरूरत ही नहीं है, तो 7/5 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन है 5 × 5। तो अब r ही तो पूछ रहा है, तो r² इज इक्वल टू 5 × 5 × 5/7, तो r इज इक्वल टू 5√5/7, और इसने इससे कंपेयर किया, इसने 5x/√7। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन दिया है ये जेई मेंस जैसा ही है ना। एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक्स पूछ लेता है इंटीजर टाइप, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5, एक्स की वैल्यू √5 हो जाएगी। चलो चलते हैं। देखो इसमें आंसर कोई √5 है या नहीं, यस है। चलो आगे। टू बॉडीज एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन, द बॉडी, वन डायमेंशनल कॉलिजन के क्वेश्चंस यहाँ क्यों डाल रहे हैं। P is at rest before collision, the velocity of the system after collision is v,
टू द रेशियो ऑफ v1। बच्चे ये आराम से हमने लॉज ऑफ मोशन में किए हुए हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है तो बात अलग है। एक बार दोबारा देखते हैं, टू बॉडी एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन। इनइलास्टिक है, दोनों चिपक जाएंगे। ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 while body b is at rest before collision, the velocity of the system after collision is v2 हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है। Bob is whirled in a horizontal circle by means of a string with an initial speed of omega. The tension string is t, the speed। इस सारे क्वेश्चन बच्चे लॉज ऑफ मोशन के दे रखे हैं इन्होंने। इसमें जो है टेंशन जो होता है सेंटीपिटल से निकलेगा। सेंटीपिटल इज इक्वल टू m सेंटीपिटल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। बच्चे ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यदि ओमेगा को डबल कर देंगे तो टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगी। आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, the momentum of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is this. The length of the rod is nearly अब perpendicular to rod about an axis passing through its midpoint। ये याद है आपको क्या था मोमेंटम ऑफ इनर्शिया? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 1/12 ml² था। तो आई की वैल्यू दे रखी है बच्चे 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास 400 ग्राम इंटू लेंथ का स्क्वेयर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, तो 400 से 6 बार हो रहा है, तो एल स्क्वेयर हो रहा है 12×72। ऐसा करते हैं 12 इंटू 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2। एल की वैल्यू बच्चे आ रहा है 6√2। 6 इंटू 1.4 8.4 के आसपास आनी चाहिए, ये रहा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। एक मिनट। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ। ये सारे क्वेश्चन मोशन, ये सर्कुलर पाथ में कोई जा रहा है तो बच्चे इसकी वेलोसिटी चेंज होती चली जा रही है, एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन, ये इसका आंसर हो गया। ये देखो मैंने कराया था आपको, यदि व्हील ऑफ बुलॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज शोन इन द फिगर, इफ इट्स लीनियर वेलोसिटी इज v इन द डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यदि v है, ये वाली, तो मैंने बताया था कि ये जो v है एक्चुअली, ये v इज इक्वल टू r ओमेगा, और जो p पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी दैट इज इक्वल टू r ओमेगा, यानी डबल है। तो ये जो पार्टिकल है ये बच्चे डबल स्पीड से जाता है, सही है। और ये वाला जो पार्टिकल बच्चे ये रेस्ट में रहता है विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर। यदि फ्लोर मूव कर रहा है तो बच्चे ये भी मूव करेगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से फ्लोर जा रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया नो स्लिपिंग कंडीशन है। टू पार्टी एंड बी इनिशियली अटैच मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाहर से कुछ नहीं लग रहा है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v, स्पीड ऑफ b इज 3v, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। बहुत बार बार क्वेश्चन आता है क्योंकि शुरू में सिस्टम रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। देखो नीट में आया ये क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आंसर विल बी 0, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है। A constant torque turns a wheel of moment of inertia about an axis through its center starting from best angular velocity after 3 seconds is। तो इसमें बच्चे आप वर्क कैरी थ्योरम लगा सकते हैं।
turns the wheel of momentum inertia about an axis through its center starting from rest is angular velocity after 3 सेकेंड। चलो ऐसे कर सकते हैं। 3 सेकेंड के बाद टॉर्क लगा रहे, थीटा वीटा चलो छोड़ो, 3 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, मोमेंटम इनर्शिया आई दे रखा है, अल्फा निकाल लेंगे क्या? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, आई दे रखा है तो आपके पास टॉर्क 100 है इज इक्वल टू 300 इंटू अल्फा, तो अल्फा आपके पास 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा तो पूछ रहा है ना, बाकी तो आपकी जरूरत ही नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, 0 प्लस अल्फा है 1/3 इंटू 3। आसान क्वेश्चन है बच्चे, 1 रेडियन पर सेकेंड आ गया। आंसर इज 1, ए है ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द रेडियस ऑफ गायरेशन फिर आ गया, सॉरी स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट इट्स own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its axis. Radius of gyration of solid sphere of mass m and radius r about its own axis. तो solid sphere का सबको पता है 2/5 एम आर स्क्वेयर है इज इक्वल टू एम इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वेयर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया बच्चे इसका √2/5, ये है सॉलिड स्फीयर। एंड थिन हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर थिन वो 2/3 है, √2/3 हो जाएगा। रेशो पूछ रहा है तो इनको रेशो निकाल लो, तो √2/5 अपॉन √2/3, आंसर आ जाएगा √3/5। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, अच्छा देखें बिल्कुल सही है, कोई भी आंसर ही नहीं है इसमें, जो रूट वाला है ही नहीं कोई आंसर। तो आंसर डी इज नन ऑफ द, नन ऑफ द वैसे आता नहीं है कभी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि रूट वाला आ रहा है इसके आंसर। देखो ना, इसका आंसर है √3 इज टू √5, तो √3 इज टू √5 कोई भी ऑप्शन नहीं है। चले आगे, 14 क्वेश्चन हो गया। देखो, एंगुलर एक्सीलरेशन में बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एंगुलर एक्सीलरेशन में बॉडी मूविंग अलोंग द circumference of a circle is, एंगुलर एक्सीलरेशन बच्चे हमेशा मैंने बताया था कि एक्सियल वेक्टर्स है, इसका हमेशा म्यूचुअल प्लेन के परपेंडिकुलर और ऊपर या नीचे होगा। देखो जरा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है हमेशा, क्योंकि एक्सियल वेक्टर है। ये शेल का क्वेश्चन फिर यहाँ पर क्यों पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा। इस शेल ऑफ मास एम इज एट रेस्ट एक्सप्लोजिंग टू 3 फ्रैगमेंट्स, ये अरे भैया लॉज ऑफ मोशन में बहुत क्वेश्चन कराए हैं हमने, यहाँ नहीं कराएंगे इसको। ठीक है, जिसको करना है बच्चे लॉज ऑफ मोशन में हमने जो वहाँ पर प्रीवियस इसके क्वेश्चंस किए हैं वो देख लो एक बार, और नोट उसमें भी कराएं वीडियो लेक्चर के अंदर भी। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। ये देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन चेंजेस फ्रॉम इतने टू इतने इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सीलरेशन इज भाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फा। The angular speed of a flywheel moves with uniform angular acceleration changes from इतने to इतने, RPM revolutions per minute। तो बच्चे ओमेगा फाइनल हो गया 3120 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 60 से डिवाइड करेंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू, माइनस 1200 अपॉन 60। तो ये तो हो गया बच्चे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी 16। ये आंसर आ गया अल्फा का। अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, नीचे 60, नीचे 16 और 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 0 2
11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। इस तरह से देखो बच्चे, 16 1 जा 16, बच्चे 3 120, 16 2 जा 120, यानी 4 पाई बच्चे आंसर आ रहा है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हमने इस फॉर्मूले से कर लिया, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान से क्वेश्चन है। देखो, two objects of mass 10 and 20 respectively connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. Two objects of mass this अच्छा rod, the distance of the center of mass of system from the 10 किलोग्राम mass, ये आराम से कर लेंगे या नहीं? आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 किलोग्राम, यहाँ पे एक 10 किलोग्राम का मास है और एक जगह 20 किलोग्राम का मास है, आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर। 10 मीटर ये है, मास इसका है ही नहीं, ये 10 केजी है और ये 20 केजी है। द डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास सिस्टम फ्रॉम, इससे पूछ रहा था, मैंने कहा कि इसको ओरिजिन ले लेंगे, इसको ओरिजिन ले लेंगे, ये 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10,0। तो x, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो x कोऑर्डिनेट ये x है, ये y है, तो बच्चे आपको x कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ गया 20 इंटू 10 अपॉन 30, आंसर आ रहा है 20/3 मीटर। सही है क्वेश्चन, आसान सा था। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 18। The ratio of radius of gyration of thin uniform disk about an axis passing through its center normal to the plane to the radius of gyration of disk about its diameter. Thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to the plane, तो ये होता है बच्चे mr²/2, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा 1/√2, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, अच्छा, पासिंग थ्रू सेंटर टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर का होता है बच्चे डिस्क का mr²/4, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा 1/2, इसको रेशियो कर लो, 1/√2 इंटू 1/2, आंसर है √2:1। देखो ये आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन करना आ गया आपको। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मास की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है, सिग्मा mr² MIRI² इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ये आपको पता रहता है। मास ऑफ सिस्टम ये बच्चे सिग्मा mi है, सारे सिस्टम का मास। चलो 20 क्वेश्चन तो कर लेते हैं जल्दी से। एंड एनर्जी ऑफ दिस इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम दिस टू दिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील, यहां पर बच्चे आप वाकई थ्योरम लगा सकते हैं। 484 जूल लगाया इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ω2² माइनस ω², ओमेगा क्या होता है बच्चे 2π इंटू न्यू, तो ω1 है आपके पास 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट अपॉन 60 इंटू 2π, यानी 2π है। ω2 है बच्चे 360 अपॉन 60 इंटू 2π, यानी कि ये आपके पास 12π है। तो अब आपको थोड़ा तेजी से कर दिया मैंने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहाँ से देखो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको यहाँ से ले लेते हैं, चलो यहीं लेते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 484 इज इक्वल टू हाफ पाई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यानी 12π का स्क्वायर माइनस 2π का स्क्वायर, तो ये बच्चे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2π। अच्छा, तो 484
इंटू टू इज इक्वल टू आई इंटू टू। अच्छा, ये हो गया 144 माइनस 4 140 इंटू पाई स्क्वेयर। तो पाई स्क्वेयर, चलो अब देखो आंसर क्या आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 484 इंटू टू अपॉन 144 माइनस ये 4 पाई स्क्वेयर, सॉरी 140 अपॉन 140 पाई स्क्वेयर। देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, देखें। सॉल्व भी करना पड़ेगा क्या? तो 484 इंटू टू, तो 484 इंटू टू अपॉन 140 पाई स्क्वेयर को 10 ले लेना। तो 1 2 ये तो आपका यहाँ आ गया। तो 2 7 जा 14, तो अप्रोक्सीमेटली 4.84 अपॉन 7 7.7 के आसपास आ रहा होगा बच्चे। चलो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं लास्ट। Given below are the two statements. One is labeled as assertion and other labeled as reason. When a firecracker explodes in mid-air, its fragments fly in such a way that they continue moving same path. गलत, wrong. सेंटर ऑफ मास जो है बच्चे वो जाता है, फ्लाइज इन पैराबोलिक पाथ। फ्रैगमेंट्स तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर अकर्स ड्यू टू द इनर्शिया, तो ये करेक्ट है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है क्रैकर्स में, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब असर्शन जो है ये आपके पास इनकरेक्ट है, और जो रीजन है बच्चे ये करेक्ट है। तो आज बच्चे मैंने आपको 20 क्वेश्चन करे बच्चे, देखो कैसा लग रहा है आपको। अगली बार और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, इनको रिवाइज कर लो। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बच्चे आपने नहीं किया है नहीं, सब मैंने करा चुका हूँ। आई एंड द मीटिंग नाउ।